दोस्तों, आज सुमन सुबह-सुबह बहुत ही परेशान है क्योंकि उसका जो इकलौता बेटा है, जो उसका सिर्फ वही सहारा है, आज बहुत ही तेज बुखार में तप रहा है। दोस्तों, तभी सुमन के पिताजी आते हैं और कहते हैं कि सुमन तुझे गैस के पैसे देने हैं क्योंकि गैस खत्म हो गई है और नया बाटला लाना है। दोस्तों, सुमन कहती है कि पिताजी मैं तो गैस यूज़ भी नहीं करती, मैं तो अपना सारा खाना चूल्हे पर बनाती हूँ, फिर मैं गैस का पैसा क्यों दूँ? दोस्तों तभी सुमन की माँ आती है और उसे एक जोरदार डंडे से मारती है और कहती है कि तुझे गैस के पैसे देने हैं तभी इस घर में रहना है, नहीं तो इस घर को छोड़ करके निकल जा। और वो बड़े सोच में पड़ जाती है और रोने लगती है और अपनी लाचारी पर रोने लगती है और सोचने लगती है कि आज अगर मेरे पास मेरा पति होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। दोस्तों, वह अपने इकलौते बेटे को अपने कंधे से उठाती है, जो कि तेज बुखार में मानो कि तप रहा हो और उसकी शरीर आग जैसी जल रही थी और बेसुध सा उसका बेटा उसके कंधे से चिपक जाता है। उसे लेकर के रोती हुई घर से निकल जाती है क्योंकि उसे धक्का देकर के उसके माता-पिता और उसके भाइयों ने घर से निकाल दिया था। दोस्तों, सुमन रोती बिलखती चली जा रही थी, तभी रास्ते में उसका पुराना पति जो पिछले 10 साल से उससे बिछड़ चुका था, आज उसे अचानक देख लेता है और जैसे ही सुमन उसे देखती है और जैसे ही उसका पति मनोज उसे देखता है, तो दोनों में मानो कि आँखें लड़ जाती हैं और एक दूसरे की आँखों में डूब जाते हैं और दोनों की जो कंडीशन थी वो देख करके वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत करता हूँ एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी आपको बिल्कुल रुला देने वाली है। दोस्तों, एक पति जो 10 साल से अपनी पत्नी से बिछड़ चुका था, लेकिन आज वो पूरे 10 साल के बाद मिला और जब मिला तो दोनों मिल कर के रोने लगे। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफ़िला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छी सी अच्छी कहानियाँ लेकर के आता रहूँ। दोस्तों, मनोज की शादी सुमन नाम की लड़की से हो जाता है। दोस्तों, मनोज और सुमन जब दोनों पति-पत्नी थे और नई-नई शादी हुई थी, तो सुमन अपने मायके से मनोज के यहाँ जाती है, अपने ससुराल में जाती है, तो बड़ी ही हँसी-खुशी दोनों का जो जीवन है वो बीत रहा था। दोस्तों, दोनों का हँसी-खुशी जीवन बीत रहा था, लेकिन उसी बीच में जो मनोज होता है, उसे एक नौकरी मिल जाती है और वह नौकरी के लिए दिल्ली निकल जाता है। दोस्तों, दिल्ली में जाकर के मनोज नौकरी करने लगता है और इधर सुमन उसकी जो पत्नी थी घर में सभी को अपने हाथों पर ले रखी थी। दोस्तों, मनोज की जो माँ थी, मनोज के जो पिता थे, उसके भाई सभी का वो भरपूर ख़्याल रखती थी और सभी को बड़े ही प्यार से, बड़े ही लाड से रख रही थी। दोस्तों, मनोज जो भी पैसे भेजता, वो सुमन के ही पास आता, लेकिन सुमन उन सारे पैसों का परिवार में बढ़िया से इस्तेमाल करती थी। जो भी चीज़ें घटती थी, उन सारी चीज़ों को मँगाती, जिनकी जो भी ज़रूरत होती, उन सारी ज़रूरतों को पूरा करती। क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ़ मनोज था, इस बात को सुमन बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। दोस्तों, सुमन सारे परिवार में इतने प्रेम से रह रही थी कि सारे परिवार वाले भी उससे बहुत ही प्रेम करते थे और उसकी भी सारी ज़रूरतों का उसके जो ससुर थे, उसकी जो सास थी, उसके जो देवर थे, वो सारे लोग भरपूर ख़्याल रखते थे। दोस्तों, मनोज जब अपनी ड्यूटी से छुट्टी पाता है, तो वो एक दिन बिना बताए घर पर आ जाता है। दोस्तों, घर पर आता है और अपनी पत्नी सुमन को एक सरप्राइज़ दे देता है। दोस्तों, सुमन के लिए वो एक बढ़िया बैग में अच्छी-सी अच्छी 4-5 साड़ियाँ, ढेर सारे चूड़ी के सेट और ढेर सारे श्रृंगार के सामान और खाने-पीने की ढेर सारी सामग्री लेकर के आता है और सुमन के सामने अपना बैग रख करके खोल देता है। दोस्तों, सुमन सारे सामानों को देखने के बाद खुशी से झूम उठती है और दौड़ करके अपने पति मनोज को गले से लगा लेती है। दोस्तों, मनोज भी उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मनोज उसके हाथ को सहलाने लगता है और गले लगा लेता है और कहता है, "मैं धन्य हो गया,
मैं आज इतना खुश हूँ कि तुम्हारी जैसी पत्नी दुनिया में सभी को मिले। दोस्तों, मनोज अपनी पत्नी से बहुत खुश था और उसकी पत्नी बहुत खुश थी अपने पति के प्यार से। दोस्तों, वो सारे सामान निकालती है और जो भी कुछ उसके लिए था वो अपने पास रखती है और बाकी खाने-पीने की सारी चीज़ें परिवार में सभी लोगों के साथ मिल-बाँट करके खा लेती है। दोस्तों, मनोज इन सारी चीज़ों को देख कर के अपनी पत्नी पर प्यार लुटाए ही जा रहा था। दोस्तों, आज लगभग 2 साल के बाद मनोज घर आया हुआ था, तो मनोज को अपनी पत्नी बहुत ही प्यारी लग रही थी। दोस्तों, वह तुरंत अपने बेडरूम में जाता है और अपनी पत्नी को बहाने से बुलाता है और उसे प्यार करने लगता है। दोस्तों, आज जो मनोज था वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि सुमन, खुदा ना खास्ता, मान लो भगवान ऐसा ना करे, लेकिन अगर किसी कारणवश मुझे कुछ हो जाता है, तो क्या तुम मुझे छोड़ कर के चली जाओगी? दोस्तों, सुमन उसके मुँह पर हाथ रख देती है और कहती है कि ऐसा अपशब्द क्यों बोलते हो आप? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम दोनों के प्यार में किसी को नज़र लग जाए। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही प्यार से बीतती रहेगी और हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई गम नहीं आएगा। लेकिन मनोज कहता है कि मान लो अगर कभी कुछ ऐसा आ गया, तो क्या तुम मुझे छोड़ कर के चली जाओगी? क्या तुम मेरा ख़्याल नहीं रखोगी? दोस्तों, सुमन कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो हमारे देवता हो, आप ही हमारे भगवान हो। आपको छोड़ कर के मैं जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी? मेरा अपना कोई नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सुमन को पता था कि उसके मायके के जो लोग हैं, वो उसे उतना प्यार नहीं करते हैं, जितना उसे करना चाहिए। दोस्तों, उसने देखा था कि बहुत सारी बेटियाँ जब अपने मायके में जाती हैं, तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है, बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं और जितने दिन वो रहती हैं, उनको अपने हाथों पर लेकर रहते हैं। लेकिन सुमन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। सुमन को जब भी वो अपने मायके जाती थी, तो लोग यही चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके ये अपनी ससुराल चली जाए और इससे हमारा पीछा छूट जाए। दोस्तों, सुमन अपने पति को गले लगा लेती है और मनोज के बाहों में अपनी सर को रख करके रोने लगती है और कहने लगती है कि नहीं, नहीं मनोज, ऐसा आप गलत मत बोलो, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतना ही काफ़ी है। इसीलिए तो मैं अपने पूरे गाँव को, पूरे परिवार को छोड़ कर के आपके साथ आई हूँ और आपको कुछ नहीं होगा, जो भी कुछ होगा मैं देख लूँगी। दोस्तों, मनोज भी उसे गले लगा लेता है और उसे प्यार करने लगता है। दोस्तों, सुमन भी कहने लगती है कि मनोज, अगर मुझे कुछ हो गया, तो क्या आप मुझे अपनाओगे या मुझे छोड़ दोगे? या अगर मैं बीमार हो जाऊँ, मेरे हाथ-पाँव में जान ना रह जाए, तब मेरे साथ आप क्या करोगे? दोस्तों, मनोज भी वही उसे जवाब देता है कि अगर तुझे भी कुछ हो गया, तो मैं तुम्हारे साथ वही सब कुछ करूँगा, जो तुम मेरे साथ करती हो। मैं तुम्हें तब भी प्यार करूँगा, जैसे आज मैं प्यार करता हूँ। दोस्तों, सुमन इन बातों को सुन कर के ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और प्यार भरे आँसुओं से दोनों के जो चेहरे थे, वो भीगने लगते हैं। दोस्तों, फिर सुमन जो होती है, वो उठती है और चली जाती है और अपना काम-धाम करने लगती है। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतता चला जाता है और एक दिन मनोज अपनी ड्यूटी पर जा रहा था और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, जोरदार टक्कर हो जाती है और एक ब्रिज पर 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। कई सारे डिब्बे ट्रेन के नीचे नदी में गिर जाते हैं और ट्रेन में बैठे लोगों में से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, उन्हीं डिब्बों में से जो एक डिब्बा था जिसमें मनोज बैठा था, वो नदी के अंदर गिर जाता है और डूब जाता है। दोस्तों, जब ट्रेन का डिब्बा नदी में डूब जाता है और इधर सुमन के घर पे, सुमन के ससुराल में जब ये खबर आती है, तो सारे घरवालों में तहलका मच जाता है, सारे घर वालों में रोने-पीटने की आवाज़ आने लगती है। दोस्तों, सुमन भी बेसुध हो जाती है और बेहोश हो जाती है ऐसी खबर सुन कर के, क्योंकि दुनिया में उसका तो सिर्फ़ वही था एक सहारा, जो उसका पति था और आज उसके पति को भी भगवान ने उससे दूर कर दिया था। दोस्तों, सुमन के माता-पिता भी रोने लगते हैं, उनके भाइयों में भी चिल्लाहट होने लगती है। सारे लोग मौके पर जाते हैं, तो वहाँ का नज़ारा देख कर के सभी के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी और सारे डिब्बे बिखर गए थे। बहुत सारे लोग वहीं टक्कर से ही मर गए थे और जो कुछ बचे-खुचे थे, वो नदी में गिर कर के डूब गए थे। दोस्तों, इतनी जब खबर घर पे आती है, तो सारे लोग बिल्कुल बिखला-सा गए थे, बिल्कुल रोने लगे थे
दोस्तों 2-3 दिन का समय बीतता है, तो जो मनोज के माता-पिता थे, वो अपनी बहू सुमन पर ढेर सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं और कहते हैं कि इसी ने मेरे बेटे को खाई है, क्योंकि इसी के चलते ही ये एक्सीडेंट हुआ है। अगर ये चाहती तो एक्सीडेंट नहीं होता और इसी के चलते हुआ है। दोस्तों उसके ऊपर ये गलत लांछन लगा करके उसे घर से भगा देते हैं। दोस्तों सुमन बहुत रोती है और अपने सासू के, अपने ससुर के पैर पड़ती है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनते और उसे घर से निकाल देते हैं। दोस्तों सुमन घर से निकल जाती है और अपने मायके आ जाती है। दोस्तों मायके के लोग भी उसे उतना ही प्यार करते थे जितना कि ससुराल वाले अब उसे कर रहे थे। दोस्तों मायके वाले भी कहते हैं आ गई अपने पति को खा करके और इसके ससुर और इसकी सासू ने तो घर से भगा दिया है, अब हमारे घर में आ गई है और हमारे घर में भी अब ये कुछ अपशगुन ज़रूर करेगी। दोस्तों सुमन इतनी बातें सुनकर के ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और मनोज को याद कर कर के अपनी आँखों को गीली कर रही थी, क्योंकि वही एक दुनिया में सहारा था जिससे वो बहुत प्यार करती थी और वो भी उसकी हर मजबूरियों को समझता था। दोस्तों सुमन अब अपने मायके में रह रही थी, लेकिन मायके में उसकी सिर्फ़ उतनी ही इज़्ज़त होती थी जितना एक घर में नौकरानी की होती है। दोस्तों उससे पूरे पैसे लिए जाते थे, सभी चीज़ों के लाइट बिल, पानी बिल, राशन के, रहने के सारे पैसे वो देती थी। लेकिन वो अपना जो खाना होता है वो अलग बनाती है, लेकिन फिर भी उससे सारे लोग गैस कनेक्शन के भी पैसे लेते थे। दोस्तों एक दिन वो जो सुमन थी वो अपने बाप से कहती है, अपने मतलब अपने पिताजी से कहती है कि पापा मैं तो गैस कनेक्शन नहीं यूज़ करती हूँ, तो इसका पैसा मैं क्यों देती हूँ? मैं तो चूल्हे पे खाना बनाती हूँ। तो उसका जो बाप होता है वो कहता है, अगर तुझे पैसे देने हैं तभी तुम इस घर में रह पाओगी, नहीं तो इस घर से तुझे निकाल दिया जाएगा। दोस्तों उसका इकलौता जो बेटा था, जिसका नाम था रमेश, वो अभी छोटा था और वो पढ़ाई कर रहा था। सुमन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के लिए ज़िंदा थी और उसी के लिए जी रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि रमेश जब कभी बड़ा होगा और पढ़ाई करेगा तो एक अच्छा बढ़िया नौकरी करेगा, जिससे मेरी जो कंडीशन है, मेरी जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों रमेश आज 8 साल का हो गया था, क्योंकि उस पति से बिछड़े लगभग 7 साल हो गए थे और जब उसका पति उससे बिछड़ा था तो ये रमेश बहुत ही छोटा था। दोस्तों रमेश को पढ़ाने के लिए सुमन काम करती और वहाँ से जो कुछ भी वो पैसे पाती, उन सारे पैसों का जो इस्तेमाल होता है वो अपने खर्चे में और रमेश की पढ़ाई में इस्तेमाल करती। दोस्तों आज उसके पिता ने जब उसे गैस कनेक्शन के पैसे माँगे तो उसके पास सिर्फ़ उतना ही पैसा था जितने पैसे से वो रमेश की पढ़ाई करवा सकती थी। लेकिन दोस्तों वो अपने बेटे को बुखार में तपती देख कर के, क्योंकि आज उसका जो बेटा था वो बुखार से तड़प रहा था और बुखार से तप रहा था। वो सोच रही थी कि इन्हीं पैसों से मैं अपने बेटे रमेश का इलाज करवाऊँगी, पैसे से उसका बुखार ठीक करवा दूँगी। लेकिन उसका जो बाप होता है वो आता है और उसके हाथों से उसके पैसे छीनता हुआ कहता है, ये पैसे गैस कनेक्शन में जाएँगे, क्योंकि आज बाटला खत्म हो गया है, गैस लाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सुमन रोने लगती है और अपने बाप के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि नहीं ऐसा ना करो पिताजी, ये पैसे मैंने रमेश की दवा के लिए इकट्ठे किए थे। अगर इसकी इलाज नहीं होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार है। दोस्तों उसका जो बाप होता है उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्का दे देता है और कहता है, ये सारे पैसे तूने जो इकट्ठे किए हैं इससे मैं गैस भरवा लूँगा। मेरा महीने भर का जो गैस कनेक्शन है वो नहीं करवाना पड़ेगा। बाटले का पूरा खर्चा तुझी से ही तो लेना है। दोस्तों वो रोने लगती है, तभी उसकी माँ आती है और उसे डंडे से पीट-पीट कर कहती है, निकल जा कुलच्छनी तू मेरे घर से, क्योंकि तेरे ही वजह से आज सब कुछ हुआ है। तूने अपने पति को खा ली, तुझे तुम्हारे ससुर, तुम्हारी सासू ने तुझे घर से भगा दिया, तो तू मेरे घर आ गई है। अब मेरे घर में भी कुछ अपशगुन करेगी, इसीलिए उसे डंडे से पीट-पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। दोस्तों सुमन रोती हुई अपने इकलौते बेटे को अपने कंधे से लगा लेती है। आज वह बुखार में बिल्कुल तप रहा होता है। उसके भी बिल्कुल होश नहीं होते हैं और वह अपने माँ के कंधों से चिपक जाता है और उसकी माँ रोने लगती है और उसे लेकर के घर से निकल चुकी है। दोस्तों सुमन सोच रही है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि ससुराल में तो उसकी सासू और ससुर ने उसको मारकर भगा दिया था और अपने मायके से भी उसकी माँ और बाप ने उसे मार करके भगा दिया था। दोस्तों यही सोचते हुए वो धीरे-धीरे कदमों से धूप में निकलती चली जा रही थी। तभी देखती है कि उसके सामने उसका बिछड़ा पति पिछले जो 10 साल से बिछड़ चुका था, वो सामने आ रहा होता है।
दोस्तों उसे देखते ही सुमन के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उधर जब मनोज अपनी पत्नी को देखता है तो वो भी रोने लगता है और दौड़ करके उसके पास आता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। दोस्तों सुमन जब उसे देखती है तो पूछने लगती है कि आप इतने दिन कहाँ थे और आज देखो तुम्हारा बेटा, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। आज 8 साल का हो गया है लेकिन आज ये बिल्कुल बीमार है, इतना ज्यादा बुखार में तप रहा है कि इसका इलाज कराने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों मनोज कहता है, लेकिन तुम सुमन यहाँ रोड पर क्या कर रही हो? तुझे तो घर पे होना चाहिए, माता-पिता की सेवा करनी चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ, आपके पापा, आपकी मम्मी ने मुझे घर से मार करके निकाल दिया और बोला कि आपके एक्सीडेंट का कारण सिर्फ मैं हूँ। मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। दोस्तों मनोज भी रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझे पता था कि मेरे ना रहने के बाद घर वालों की सोच यही होती है, अपनी बहू को घर से निकाल देते हैं। दोस्तों वो जाता है और अपने बेटे का एक अच्छे अस्पताल में इलाज कराता है। जब उसके बेटे को होश आता है और डॉक्टर कहता है कि शाम तक इसको हम यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे, आप लोग इसको लेकर के घर जा सकते हैं। उसी बीच में जो सुमन होती है वो पूछ लेती है कि आप इतने दिन कहाँ थे और इतने दिन आप घर क्यों नहीं आए? तब मनोज सारी बात बताता है और बताता है कि जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था और जो डिब्बा पानी में गिर गया था तो हम लोग डिब्बे से निकल गए थे और नदी से बहते हुए बहुत दूर किसी दूसरे देश में चले गए थे। हालांकि उस टाइम मुझे होश नहीं आया था लेकिन कुछ लोगों ने नदी के किनारे मुझे पाया और उसे लेकर के और मुझे लेकर के अपने गांव में गए और जब मेरा वहां पे इलाज कराया तो कई महीनों के बाद मुझे होश आया और जब मुझे होश आया तो मुझे पुरानी याददाश्तें सारी भूल गई थी और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था कि मेरा नाम क्या है और मेरा घर कहाँ है। कई सालों में वहीं उन्हीं के साथ रहता था और उन्हीं के साथ ही अपना ज़िंदगी बिताने लगा और मुझे लगा कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन एक दिन अचानक उसी नदी के किनारे मैं देखता क्या हूँ कि एक जो नदी होती है, उसी के ऊपर एक ब्रिज पर ट्रेनें जा रही थी और उन ट्रेनों को रोज़ मैं देखता था और धीरे-धीरे देखते-देखते उन्हीं ट्रेनों का एक बार फिर से टक्कर हो जाता है और वो भी नज़ारा मेरे टक्कर के जैसा ही था। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे डिब्बे पानी में गिर जाते हैं और उन घटना को देखने के बाद मेरी अपनी घटना अचानक मुझे याद आ जाती है और सारी पुरानी बातें मुझे याद हो जाती है और जब मुझे ये सारी बातें याद हो जाती हैं तो मुझे तुम्हारी और मेरे घर वालों की चिंता होने लगती है और मैं तुरंत वहां से अपने घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। दोस्तों ये बातें जब सुमन सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है और मनोज के गले लग जाती है और कहने लगती है कि बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए, अब आप और हमारी जिंदगी पहले जैसी हसीन हो जाएगी। दोस्तों फिर वो दोनों अपने बेटे को वहां से डिस्चार्ज करवाते हैं और हॉस्पिटल का पूरा पैसा मनोज देता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और वहां खुशी खुशी पहले जैसी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी रही मनोज और सुमन की, आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में आप इतना ज़रूर बताइएगा कि क्या सुमन के साथ उसके सास-ससुर ने सही किया या गलत? आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।